नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आज आपके 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे बायोलॉजी के। तो डेली क्लास लेते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो इस चैनल पर नए हों, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोश का क्या कार्य होता है? भोजन के अवशोषण में सहायता करता है, रक्त को शुद्ध करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, यह गैसों के आदान-प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। तो गैसों के आदान-प्रदान वाले एक सतह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? जल ऊर्जा में, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में या एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये पाइरूवेट बनता है, विघटित होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं? तो किसके रूप में टूट जाते हैं? ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करके। तो ये एटीपी में टूटते हैं। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? कोशिका द्रव्य में, लैक्टिक अम्ल में, पाइरूवेट में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज के अणु पाइरूवेट में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पाइरूविक एसिड में टूटते हैं ग्लूकोज के अणु। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है एपिसोम, मीसोसोम, माइक्रोसोम या राइबोसोम। तो जीवाणुओं में जो श्वसन स्थल होता है वो इसमें मीसोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मीसोसोम श्वसन स्थल मीसोसोम होता है, मीसोसोम में होता है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो मनुष्यों में श्वसन पिगमेंट किस में पाया जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन यानी रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जो एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ था। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तब उसके दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का पाइरूविघटन पाइरूवेट कहा उसने, तो पाइरूवेट का कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर? पाइरूवेट का होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद
निष्कासित की जा सकती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी फेफड़ों का आयतन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का आयतन कहलाती है। अंतः श्वसन प्रभाव होता है जब अधिकतम। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है। ये बहुत बार मिल चुका है अभी तक। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 300 मिलियन। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है छोड़े गए श्वास में? तो हमारे छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट में पाई जाती है। तो नाड़ी की धड़कन यानी जिसे पल्स बीट कहते हैं, तो किससे मापी जाती है? तो नाड़ी की धड़कन धमनी से नापी जाती है। डॉक्टर धमनी को देखता है, हाथ में जो धमनी होती है जो जिसमें रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, और सिराओं में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। जो अशुद्ध रक्त होता है। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, जो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन होती है तो उसको क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस, आइराइटिस। तो जो जो होती है श्लेष्मा झिल्ली, ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है इसको, सूजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो जब मानव श्वसन सांस लेता है तो क्या लेता है और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये सभी को मालूम होगा कि मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक जो ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऐसी कौन सी जीवन की प्रक्रिया है? तो वो है श्वसन। श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करती है या बदलती है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट को अपूर्ण विघटन को कहा जाता है ये अनोक्सी श्वसन या अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अनोक्सी श्वसन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन वाले अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? ये 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 3। अंतः श्वसन के दौरान जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो उसके दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो किसके कारण हवा से भर जाते हैं ये? तो ये फेफड़ों की स्फीति के कारण। फेफड़ों की स्फीति के कारण ये हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं।
जब अंदर की ओर हम श्वास लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो स्फीति के कारण ये फेफड़े फूल जाते हैं। निश्वासन द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है निश्वासन? यानी श्वास लेते हैं और जो हवा होती है, वो उसका निष्कासन होता है, तो किसके द्वारा होता है ये? फेफड़ों की स्फीति, वायु के अंतःश्वसन, फेफड़ों की अवस्फीति या पंजर की टूट। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, बी इसका आंसर हो जाएगा, फेफड़ों की अवस्फीति। निश्वासन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में आपका प्रश्वासन और निश्वासन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्वासन और निश्वासन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन जो है वर्णक है, तो किसका है? ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो वसाम्ल जुड़ता है या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या अमीनो एसिड? तो ये ग्लूकोज जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज विघटन होकर पाइरूवेट बनता है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो वो ऑक्सीजन की ही अनुपस्थिति में। अभी-अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का विघटन होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो अवायवीय श्वसन होता है। निम्न में से कौन-सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है वो, कौन-सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं, जो एक साथ बंधी होती हैं। ये गलत क्वेश्चन है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, ये सही है। एक मूत्र वाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 एल प्रतिदिन होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक-एक स्थित होता है। ऑप्शन ये गलत है और ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता? तो सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता, तो मानव का ये शरीर का कौन सा भाग है? ये वृक्क नलिकाएं हैं। क्या हैं? वृक्क नलिकाएं सल की उपकला से आस्तरित नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वृक्क नलिकाएं। कृत्रिम वृक्क जो होता है, तो उसके द्वारा रक्त से, जो खून से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? खून से यूरिया को निकाला जाता है, तो किस प्रकार कृत्रिम वृक्क द्वारा तो निकाला जाता है? ये परासरण द्वारा। इसके द्वारा परासरण के द्वारा निकाला जाता है। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? फेफड़े, त्वचा, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो ये छोटी आंत कौन सी है?
ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। छोटी आंत उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? तो इसका कोई लाभ है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम से लगाना है मानवों में। उत्सर्जन तंत्र के क्या हैं? ये पहले है वृक्क, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है, तो वो करता है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूलवाहिनी या मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ये मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? तो किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? सर्टिलेज टिश्यू, ठीक है, लेज टिश्यू, तो ये नहीं होता है आपका वृक्क। किस अंग में उपास्थि ऊतक नहीं होता है? वृक्क में। उपास्थि हड्डी, तो वृक्क में हड्डी नहीं होती, ऊतक हड्डी वाला ऊतक नहीं होता। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। ए है, ये वृक्क दिया है। बी, तो ए मूत्र का निर्माण है, बी मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन है। तो ये ए मूत्र का संग्रहण, बी मूत्र का निर्माण, ए सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ए जो होता है मूत्र का निर्माण, यहाँ से मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाता है, बी ले जाता है। कौन? बी। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो मनुष्यों में यूरिया चक्र यकृत अंग में होता है। किसमें? यकृत में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यकृत में यूरिया चक्र होता है। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो बोमेन संपुट मानव शरीर में ये वृक्क में स्थित होता है। कहाँ? वृक्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोमेन संपुट वृक्क में होता है। मूत्र में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये सभी को याद होना चाहिए। मूत्र में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वो 95% होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 95%। शरीर में उत्पन्न होने वाले इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है।
तो किसके द्वारा किया जाता है? ये यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिया और यूरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है, तो वो करता है घनाभाकार उपकला ऊतक जो होता है, घनाभाकार उपकला ऊतक जो होता है, ये लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में स्वस्थ जो मनुष्य होता है, उसमें वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग कितने प्रतिदिन होता है? तो ये जो आरंभिक जो मनुष्य है, वो स्वस्थ मनुष्य है, तो आरंभिक निस्यंदन तो ये होता है आपका 180 180 एल, इसका डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिन में ये लगभग एक वयस्क मनुष्य में संपूर्ण प्लाज्मा मात्रा जो लगभग 3 लीटर होती है, दिन में 60 बार निस्यंदन किया जाता है। निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो बोमेन संपुट के क्षेत्र को कौन सा दर्शाता है? वो क्षेत्र ए दर्शाता है। कौन? क्षेत्र ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती? तो वो वृक्क में नहीं होती, यही क्वेश्चन अभी आया था। उपास्थि किसमें नहीं होती? तो वृक्क में। मानवों में कोश का गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो मानवों में कोश का गुच्छ वृक्क में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कोश का गुच्छ वृक्क में पाया जाता है। गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो क्रमानुसार बताइए 3 प्रक्रिया ये हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं गुर्दे में मूत्र के निर्माण में, निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उन्मूलन। तो ये तीनों हैं निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उन्मूलन। निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? तो कौन सा भाग संग्रह नलिका है? ये क्षेत्र ए है जो संग्रह नलिका है, ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए दिया है क्षेत्र ए। मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ये ग्लूकोज, जल, लवण, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो पदार्थ ये होते हैं, इनका चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अपोहन यानी डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली वह प्रक्रिया है। जो अपोहन के चरण नीचे दिए हैं, लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? देखते हैं। लाइन से सिरा, रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, धमनी से लाइन, रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना। तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, CBEDA, CBEDA इसका आंसर हो जाएगा। पहले आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन नहीं किया जाता है वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बोमेन संपुट या बोमेन संपुट किसको ढके रहती है? तो बोमेन संपुट किसको ढके रहती है? कोशिका गुच्छ को ढके रहती है बोमेन संपुट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका गुच्छ को ढके रहती है बोमेन संपुट। निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या होता है? निस्पंदन। क्या होता है? इसमें निस्पंदन होता है, फिर पुनः अवशोषण होता है, फिर स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निस्पंदन, पुनः अवशोषण, फिर स्राव। एक वयस्क मानव मूत्र में कितने प्रतिशत होते हैं? वयस्क मानव मूत्र में कितने प्रतिशत क्या होते हैं? 95% जल होता है। 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5 अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ये देखिए कि 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं और 95% जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। मूत्र मार्ग है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है। ये श्वसनिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, श्वसनिका। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? स्तनधारियों की भांति, तो ये क्यों नहीं मौजूद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है? कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है? यानी मिलीलीटर। तो ये 1 से 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है, यानी 1000 से 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1000 से 2000 मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है। डायलाइजर, अब जैसे रोगी है कोई, तो उसके रक्त को साफ करना है तो डायलाइजर नामक मशीन से किया जाता है। तो उसे कृत्रिम तो क्या कहा जाता है? उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किडनी खराब होने का इलाज। किडनी जब खराब हो जाती है तो इलाज समय-समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो वे हीमोडायलिसिस या किसके नाम से? हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। जब किडनी खराब होने का समय होता है तो इसका समय-समय पर इलाज किडनी मशीन से ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन नहीं है? श्वसनिका ये मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मानवों में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो हमारे हृदय से गुर्दे तक रक्त कौन पहुंचाता है? तो वो है आपका गुर्दे की धमनी। जो गुर्दे की धमनी होती है, क्योंकि हमारा शुद्ध रक्त धमनियों में ही बहता है, तो गुर्दे की धमनी हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। ये उत्सर्जन अंग होते हैं गुर्दे और इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो वो करता है लीवर यानी यकृत। यकृत गुर्दे को पूरकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेफ्रॉन संबंध है, तो नेफ्रॉन संबंध किससे है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मानव में अमोनिया जो जहरीला है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है मानव में। तो वो क्या है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है मानव में? तो वो है लीवर। यकृत है जो ये अमोनिया को लीवर में वो यूरिया में बदल देता है। लीवर कौन बदलता है? लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि यकृत कौन अमोनिया को यूरिया में निर्माण करता है? तो वो लीवर करता है यानी यकृत। और यही यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। गुर्दे से गुर्दा जो होता है, गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो कौन सी मांसल नलिकाएं होती हैं? तो वो होती हैं आपकी मूत्र वाहिनी नलिकाएं। कौन? मूत्र वाहिनी नलिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो वो है वृक्क। क्या है? ऑप्शन नंबर वृक्क आंसर हो जाएगा वृक्क। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन जो गुर्दे का निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहा जाता है क्या? नेफ्रॉन्स। क्या? मनुष्य के निस्यंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन्स कहा जाता है।
किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन-सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, वो आप सभी को मालूम है कि गर्भाशय मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए। शरीर का कौन-सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो कौन-सा अंग है जो खून को यानी रक्त को शुद्ध करता है? कौन-सा अंग है? वो गुर्दा। गुर्दे जो होते हैं गुर्दे जो होते हैं, खून को शुद्धिकरण करते हैं, खून को शुद्ध बनाते हैं, गुर्दे। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। कौन? नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन सा रोग है? रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो ये गुर्दे की खराबी जो होती है, वो रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वो गुर्दे से संबंधित है। डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डायलिसिस का प्रयोग जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या होती है, तब डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन की जब उसमें खराबी आ जाएगी उत्सर्जन में, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। बास डिफरेंस युक्त स्थान किससे आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके? तो किससे आने वाली? ये है आपकी बास डिफरेंस। ये मूत्राशय से आने वाली मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो किसके द्वारा? मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशी जो होती हैं, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो क्या है अन्य तीनों से अलग? वो है निश्चल कणिकाएँ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निश्चल कणिकाएँ ये तीनों से अलग हैं। सम समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका, बोमेन कैप्सूल ये तीनों एक ही हैं। इनमें से कौन-सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन-सा अंग है? ये है कोरोनरी धमनी, हेपेटिक सिरा, गुर्दे की धमनी, पल्मोनरी सिरा, ये तीनों उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं।
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोरोनरी धमनी ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो किस गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है? वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यूबोइडल एपिथीलियम क्यूबोइडल एपिथीलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो मानवों में वृक्काणुओं का कार्य है उत्सर्जन करना। वृक्काणुओं का कार्य क्या है? उत्सर्जन करना। एक 20 मीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। एक 20 मीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, वो है मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो कौन सी संख्या है जो ये मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। संख्या 4 ये मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है, मस्तिष्क की मेरु रज्जु। यदि कोई यहाँ पीछे से मार देता तो ये मस्तिष्क होता है यहाँ बहुत जल्दी से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं पीटा जाता। बहुत जल्द ही आदमी जोर से लगने पर एक्सपायर भी हो सकता है। घ्राणग्राही घ्राणग्राही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? तो ये गंध घ्राणग्राही घ्राणग्राही गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है तो ये है आपका पश्च मस्तिष्क। पीछे का मस्तिष्क जो होता है वो उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा भाग आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा ऐसा भाग है जो आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है या प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। नीचे दी गई कोशिका को पहचानें। नीचे दी गई कोशिका को पहचानें। वृक्क कोशिका है, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका या तंत्रिका कोशिका? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। क्या है? टिटनेस जो है वो टिटनेस कब होता है? तो लोहे या जंग वाली वो चीज होती है जो आयरन होता है लोहा, उसके लगने से हमारे शरीर में टिटनेस फैल जाता है जो एक बीमारी है बहुत भयंकर, जो विष उत्पन्न करने वाले किसके कारण होती है? तो ये विष उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं के कारण होती है। अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्र का आवेग गुजरता है। तंत्र का आवेग गुजरता है तो तंत्र का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन, लार, श्रावण और कृमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? कृमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? श्वसन, लार, श्रावण। ठीक, तो ये होती हैं आपकी मेरु शीर्ष के द्वारा नियंत्रित होती हैं। मेरु जो शीर्ष होता है उसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं।
न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के यानी तंत्र में ये किस भाग में कोशिका किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? वो डेंड्राइट डेंड्राइट भाग में सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो पेशी तंत्र का भाग कौन सा भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? वो अस्थिबंध है। अस्थिबंध ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? मानव आंख में मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा भाग है जो? तो ये कॉर्निया। कॉर्निया ये मानव की आंखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है प्रकाश को। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तो तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है तो वो है न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? यानी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है वो शंकु नहीं है। क्या? शंकु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? वो मस्तिष्क अंग का भाग है पोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोन्स मस्तिष्क अंग का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? कॉर्निया, पुतली और ये कर्णवर्त ये तीनों आंख के ही हिस्से हैं तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। अक्षमाभी मांसपेशियां ये आंख का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तंत्र का तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो वो कौन पहुंचाता है? ये ऑप्शन नंबर डी मेरुरज्जु मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है मेरुरज्जु। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुए। तो जिसों को ये क्लास अच्छी लगी हो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ये घंटी को बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं की है क्लास, लाइक नहीं की है, वो लाइक कर लें और शेयर करें और डेली क्लास अटेंड करते रहिएगा। नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ओके।